कोलकाता रेप मर्डर केस इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि पूरे देश भर के डॉक्टर तो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, साथ ही आम जनता से लेकर सेलिब्रिटी तक इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। शायद ये बात आपको पता होगा कि ये केस सीबीआई के हवाले कर दी गई है और इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। लोग सबसे पहले चाहते हैं कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो और अरेस्ट हो कल्प्रिट। एक हुआ है पर हम लोग को पता नहीं कि क्या है, हम लोग को तो पता भी नहीं कि क्या चल रहा है, उसके साथ कोई और था या नहीं है क्या। नाइट ड्यूटी में, ऑन कॉल नाइट ड्यूटी में जब कोई डॉक्टर है उनके सेमिनार रूम तक अगर बाहर का कोई लोग आ सकता है तो आप सोच ही सकते हैं कि ऐसा यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम है। Take an opinion also regarding injury marks, regarding other things. 1%, more percent based on the injuries on the victim. Accused के ऊपर injury marks I check what it could be. We will do everything possible which is required. 24 घंटे के अंदर आपने देखा होगा कि संजय राव जो मेन अक्यूज था वो पकड़ा गया। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और जो बच्चों का जो ये मेडिकल वाले बच्चों जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बैठे हुए थे या अभी भी बैठे हुए हैं, ये उनका हक बनता है। और दीदी ने साफ साफ कहा था कि मैं उनके हर डिमांड के साथ हूं। और सीएम ने यह भी कहा है दैट शी डजंट सपोर्ट कैपिटल पनिशमेंट, बट इन दिस केस, इस केस में उस आदमी को फांसी होनी चाहिए। ये सीएम का स्टेटमेंट है। आरजीकर हॉस्पिटल में जो भी हुआ, जनता उसके लिए ममता बनर्जी और उसकी पार्टी को दोषी मान रही है। यहाँ तक कि आशा देवी जो निर्भया की मां थी, उनका ये कहना था कि अगर ममता बनर्जी की सरकार अच्छा काम कर रही होती, ध्यान लगा के काम कर रही होती, तो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये नहीं होता। साथ ही में आशा देवी का ये भी कहना है कि ममता बनर्जी को इसके बाद रिजाइन कर देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री हैं, उनके अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके अंदर सारे उनके रूल है, पुलिस है, और वो नहीं समझ आ रहा है कि वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की लगभग जनता आशा देवी के इस स्टेटमेंट से सहमत होगी कि ममता बनर्जी को सच में रिजाइन कर देना चाहिए। मेरा बस एक सिंपल प्रश्न ये है ममता बनर्जी और उनके मंत्रियों से और उनके पार्टी वर्कर से कि अब जब आंख बंद करके आप ऐसा काम करते हैं तभी आपके शहर में ये सब केस होता है। पहली बात। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपके गाड़ी का काफिला रोड पे निकलता है तो एक पत्थर भी इधर से उधर नहीं होता है, आदमी को भी दूर दूर खड़ा कर दिया जाता है। जब आप रोड पे निकलते हो तो आपके लिए इतना बंदोबस्त किया जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो लेडीज डॉक्टर हैं, जो भी प्रैक्टिस कर रही हैं, उनके साथ उनके ही हॉस्पिटल में इतना बड़ा हादसा कैसे हो जाता है? आपने उनके सिक्योरिटी के लिए क्या बंदोबस्त किए हैं? इतने बड़े हादसे के बाद लोग ये गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें जस्टिस मिले, और जस्टिस मिलना भी चाहिए। भारत में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का गुस्सा ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के खिलाफ एकदम जायज है, क्योंकि जिस तरह का माहौल आरजीकर हॉस्पिटल में बना है, जिस तरह का बिहेवियर आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष का देखा गया है, वो बिना पॉलिटिकल कनेक्शन के पॉसिबल है ही नहीं। दोस्तों, 2012 दिल्ली निर्भया केस हम सभी को अब तक अच्छे से याद है। उस समय के सीएम शीला दीक्षित की सिर्फ सीएम पद ही नहीं गई थी, उनकी पॉलिटिकल करियर भी इसके बाद पूरी तरह समाप्त हो गई। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा? क्योंकि कोलकाता केस को लोग निर्भया 2 और कोलकाता हॉरर का नाम दे रहे हैं। देखिए, इस बात से तो आप बिल्कुल एग्री करेंगे कि ममता बनर्जी की सरकार वुमेन के लिए, वुमेन सिक्योरिटी के लिए कुछ खास बड़ा काम किया नहीं है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग बंगाल के संदेश खाली कांड के बारे में ही ज्यादा जानते हैं, पर मैं आपको सच बता दूं, ये एक ट्रेलर था। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो भी हुआ वो पूरा देश जानती है। कोलकाता की आज की बात करूं तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल धजिया उड़ाया जा रहा है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बंगाल का सच्चाई बताता हूँ। वहाँ पर नेता और गुंडों का ये हाल है कि वो अपने एरिया में ही सभा लगाते हैं और जिस इंसान को जो भी सजा सुनाना रहता है वो सुना देते हैं, और इसके पीछे लोकल पुलिस का भी उतना ही साठगांठ। बंगाल में इतने बड़े हीनियस क्राइम के बाद भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि किसी बेटी की जान गई है और वहाँ पर इस बात के लिए भी पॉलिटिक्स हो रही है। ये कितनी शर्मसार है कि जिन्हें तुरंत जस्टिस मिलना चाहिए उसके लिए भी यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली जा रही है। खैर, इस केस से रिलेटेड आपने काफ़ी सारे वीडियोस देख लिया होगा और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल भी गई होगी। तो मैं आज इस पे ज़्यादा ना बात करके मैं आपसे ये बात करूंगा कि बंगाल जो एक समय देश की कैपिटल हुआ करती थी, जो बंगाल सर्वोच्च राज्य मानी जाती थी, आज उसकी ये बदहाल क्यों है। दोस्तों, यहीं तक नहीं, बंगाल एक ऐसा स्टेट रहा है जो ब्रिटिश के समय ये देश की राजधानी हुआ करती थी, पर आज के डेट में बंगाल में गुंडा राज,
करप्शन, पॉलिटिक्स के कारण बंगाल की नाम पूरे देश में खराब हो रही है। पर बंगाल पहले से ऐसा बिल्कुल नहीं था। बंगाल ही वो स्टेट था जहां पहला अंडरग्राउंड मेट्रो चलाया गया था और साथ ही यहाँ पहला ट्राम सिस्टम भी लाया गया था। देखिए, बंगाल हमारे देश का एक ऐसा स्टेट रहा है जिसने बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं और रियल हीरोज भी दिए हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद। पर आज के समय में बंगाल की हालत इतनी खराब हो गई है कि मैं आपको सच बता रहा हूँ, बंगाली को एज ए स्लैंग यूज किया जाता है। और आपको एक फैक्ट ये भी बता दूं कि पूरे देश में 25% भिखारी बंगाल में ही रहते हैं। देखिए, बंगाल के बदहाली के पीछे वो खुद ही जिम्मेदार हैं। आज जो उनकी इकोनॉमी डाउन हुई है, उनके पीछे बहुत सारे गलत डिसीजन हैं। मैं आपको एक वाकया बताता हूं 2006 का। रतन टाटा सर ने टाटा नैनो का प्लांट कोलकाता में लगवाने का सोचा था। उस समय के सीएम ज्योति बसु थे। ज्योति बसु ने 1000 एकड़ जमीन रतन टाटा सर को अलॉट भी कर दिया था। पर उस समय अपोजिशन में ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी और उनके दबंग लीडर ने ये प्रोजेक्ट कभी स्टार्ट ही नहीं होने दिया था। और वहीं दूसरी तरफ उस समय गुजरात के सीएम मोदी जी थे। मोदी जी ने उसी समय रतन टाटा सर को तुरंत ये कहा कि अगर आपको टाटा नैनो की प्लांट लगानी है तो आप हमारे स्टेट में आइए, हम आपको 1100 एकड़ का जमीन देंगे। और सच में मोदी जी ने 3 दिन के अंदर ही रतन टाटा सर को 1100 एकड़ जमीन अलॉट भी कर दिया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि आज गुजरात 25,000 करोड़ का रेवेन्यू हर साल कलेक्ट करती है। और दूसरा वाकया ये था कि मैं आपको बता दूं, जो आज बेंगलोर आईटी हब मानी जाती है, वो आईटी हब पहले कोलकाता में ही बनना था, वो वेस्ट बंगाल में ही बनना था। पर वहाँ पे वैसा कुछ बनाया ही नहीं गया। इन्होंने सारा डिसीजन ही गलत लिया है। देखिए, बंगाल में रह रहे लोगों का और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी का ये माइंडसेट बन चुका है कि वो बाहर के लोगों को आने ही नहीं देना चाहते हैं। आम लोगों की बात तो छोड़ो, मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा जब वहाँ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जाती है इंक्वायरी के लिए तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और उनका विरोध किया जाता है। दोस्तों, बंगाल के एनसीआरबी के 2022 की रिपोर्ट की बात करें तो बंगाल में वुमेन मिसिंग के लगभग 39,000 केस हैं और बंगाल पुलिस से ये केस शायद ही अब कभी सॉल्व भी होगी। इवन ईडी और सीबीआई ने भी ये क्लियर कर चुका है कि बंगाल की पुलिस वहाँ के क्रिमिनल और गुंडों को हमेशा से बचाया करती है। यही एक वाकया मैं आपको बता दूं, बात है नवंबर 2021 जलपाईगुड़ी की। एक इंसान को सबके सामने मारने की सजा सुनाई गई और जब इसके विरोध में उसकी 15 साल की बेटी ने आवाज उठाया तो उस 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर बाद में उसे मार दिया गया। देखिए, ये सब देखने के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इन गुंडों के खिलाफ वहाँ की सरकार आवाज क्यों नहीं उठाती है। तो इसके पीछे का एक सिंपल रीजन है वोट। मैं आपको बता दूं कि जब भी इलेक्शन आती है, इन गुंडों के द्वारा ही इन पॉलिटिकल पार्टी को भर भर के वोट दिया जाता है। आप खुद देख सकते हैं कि पंचायत की चुनाव थी। पंचायत के चुनाव में एक टीएमसी का एक आदमी पंचायत इलेक्शन में टीएमसी के लिए ही खुद वोट कर रहा है। देखिए, बंगाल में अब ये बहुत आम बात हो चुकी है कि वहाँ आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। वहाँ जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन से पहले वहाँ दंगा फसाद होता ही है, वहाँ किसी की जान जाती ही है। खैर, बंगाल के इन सब चीज़ के पीछे का जो एक बड़ा कारण है वो है वहाँ का डेमोग्राफी चेंजेस। आज बंगाल की डेमोग्राफी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, आप इस बात को मानते होंगे। संदेशखाली, चोपड़ा और जलपाईगुड़ी ये कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे वुमेन से रिलेटेड क्राइम ज़्यादा होते हैं। और इन सब के पीछे का एक जो कारण है वो है कि ये एरिया बांग्लादेश के बॉर्डर से सटी हुई है। बांग्लादेशी इलीगल रूप से बंगाल में इजीली इंटर कर जाते हैं और इन लोगों को पहचानना भी मुश्किल है क्योंकि इनकी लैंग्वेज भी बंगाली ही बिल्कुल सेम होती है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैंने कोलकाता रेप केस से की थी, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत में रेप की स्थिति क्या है। देखिए, हमारे देश के अंदर एवरेज 86 रेप केस डेली रजिस्टर्ड होते हैं। ये एनसीआरबी का डेटा है 2024 का। मतलब सच में ये विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि 86 रेप केस डेली रजिस्टर्ड होते हैं। आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये सिर्फ रजिस्टर्ड होते हैं, ऐसे कितने केसेस होते होंगे जो समाज के बदनामी के डर से और दोषियों के ज़्यादा पावरफुल होने के कारण वो केस दबा दिए जाते होंगे। देखिए, अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सच है कि हमारे देश के लोगों का मानसिकता बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसके लिए प्रॉपर शिक्षा दी जाए। उल्टा जहां हम लड़कियों को सिखाते हैं कि ऐसे कपड़े पहनो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इसके विपरीत हमें लड़कों को बचपन से ही ये शिक्षा देना होगा कि किसी भी लड़की को, किसी भी महिलाओं को सुरक्षित फील कराया जाए, पहली बात। दूसरी बात, घर में ही ये सिखाना चाहिए कि
छेड़छाड़ करना तो दूर की बात, अगर किसी महिलाओं का छेड़छाड़ हो रहा है तो आपको उस रक्षक बन के उसे बचाना भी चाहिए। लड़कों के मन में ये जरूर डालना होगा कि जिसे आप छेड़ रहे हैं कल के डेट में वो आपके घर के महिलाओं के साथ भी ये छेड़खानी हो सकती है। साथ ही लड़कियों को कुछ सेल्फ टेक्निक, ये जो सेल्फ डिफेंस की टेक्निक होती है, उनके घर वालों को वो भी सिखाना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, बंगाल पर, बंगाल के सरकार पर और बंगाल के पॉलिटिक्स पर ये वीडियो यहीं तक थी। बाकी आपकी इस वीडियो पे क्या राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुद का, अपने फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।